मैं उन दिनों बेरोजगार था, गांव के ही होटल में 4,000 की तनख्वाह पर काम करता था, फिर भी जीवन खुशी खुशी चल रहा था। पापा पैसे भेजते रहते थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। इसी बीच मेरी मौसी का फोन आया, वो अपने परिवार सहित सूरत में रहती हैं। उसने पूछा था, बेटा दिल्ली में एयरपोर्ट पर काम करेगा? मेरी भी तमन्ना थी कि मैं जहाज में एक बार गई हूँ, पर यहाँ तो रोज उसी में काम करने की बात हुई। मैंने तुरंत हाँ कह दी। उसने कहा कि ठीक है, ले अपनी नीतू दीदी के पति से बात कर, यानी मौसी के दामाद से। मैंने नमस्कार किया और काम के सिलसिले में बातचीत की। उन्होंने बताया कि जहाज की साफ सफाई करनी है, सरकारी नौकरी है, शुरू में 12,000 मिलेंगे, हर 6 महीने में 1,000 पगार बढ़ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें वहाँ के लोगों को कुछ पैसे खिलाने होंगे। मैंने कहा ठीक है, पापा से बात करके आपको फोन करता हूँ। मैंने पापा से सारी बात बता दी। पापा बोले ठीक है, मैं उनसे बात करके पता करता हूँ। पापा ने मौसी को फोन किया और सारी बातें पूछ ली। जीजा जी ने सारी बातें पापा को बताई और पैसों के बारे में भी बता दिया। अगर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस करने की भी बात उन्होंने कही। पापा राजी हो गए। पापा ने कर्ज लेकर रुपए उनके बैंक खाते में डाल दिए। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मामा के लड़के रोहित भैया भी थे। जीजा जी मामा से भी पैसे ले चुके थे। हम दोनों भाई दिल्ली पहुंचे। वहां जीजा जी पहले ही मौजूद थे। उन्होंने हमें वहां एक साहबनुमा आदमी से मिलवाया, जिसका दफ्तर एक छोटी सी दुकान की तरह लगता था। वह हम दोनों को बुलाया और बोला, क्या तुम दोनों ने कभी जहाज देखा है? हम दोनों ने एक साथ, जी सर देखा है, कहा। उसने फिर पूछा, नजदीक से कभी देखा है? जी नहीं, एक साथ हम दोनों बोले। फिर उसने अपने टेबल पर रखे जहाज के छोटे से नमूने को दिखाते हुए कहा, तुम लोग जहाज को आकाश में इससे भी छोटा देखा होगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों को नजदीक से जहाज देखने और उसमें चढ़ने उतरने की तमन्ना पूरी हो जाएगी और गांव में तुम लोगों का नाम भी होगा। उसने हम दोनों भाइयों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए। हमें लगा कि वह कोई ऑफिसर है, पर वह दलाल था। उसने हमें दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए भेजा और कहा कि वहाँ किसी को पैसे के बारे में कुछ मत बताना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मेरा भाई यही काम करता है, उसी ने हमें भेजा है। दूसरे दिन हम वहाँ गए। सब ठीक ठाक रहा। मुझे काम करने का पास भी मिल गया। कुछ दिन के बाद भैया को भी पास मिल गया। पास की वैधता सिर्फ 1 महीने की थी। इसी बीच गांव से पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर लाने को कहा गया। भैया को जिस काम के लिए कहा गया था, वह काम न देकर दूसरा काम दे दिया गया, और सरकारी नौकरी बताकर प्राइवेट काम पर लगा दिया। खैर कुछ समय बाद भैया काम छोड़ दिए, लेकिन मैं फंसा रह गया। हुआ ये कि जीजा जी बोले थे कि अगर कोई और भी काम करना चाहता है तो उसे भी बुला लो। मैंने सोचा, कर भला तो हो भला। ये वाकया मेरे काम शुरू करने से पहले का था। मैंने गांव से अपने 2 दोस्तों को बुला लिया था। दलाल ने उन्हें भी वही कहानी सुनाई जो मुझे सुनाई थी, और दोनों से पैसे भी ऐंठ लिए थे। दोनों ने मुझसे कहा, देख भाई, हम तेरे भरोसे ही कर्ज लेकर रुपए दे रहे हैं, कुछ हुआ तो तुझसे ही वसूलेंगे। मैं भी जोश में था, तो ठीक है बोल दिया, क्योंकि मुझे मेरे जीजा जी पर विश्वास था। एक दिन अचानक पता चला कि जीजा फरार हो गया। हम सब मुंह के बल गिर पड़े। किसी को काम नहीं मिला। मैंने भी 1 ही महीना काम किया था, अब नौकरी भी न रही। मैं सबको फोन करके थक गया। सब पैसे की बंदर बांट कर चुके थे। मौसी भी मुझसे मुंह फेर ली। वह गालियों से बात करने लगी। लेन देन का कोई सबूत भी नहीं था मेरे पास, जिसे लेकर मैं पुलिस के पास जाता। दोस्तों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। आए दिन तगादा करते, मेरे पैसे कब देगा तू? अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं जो मेरी मदद करे? कुछ समझ में नहीं आता। केस लड़ने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। कभी कभी जी करता कि उस धोखेबाज जीजा को जान से मार दूं। कभी खुद मर जाने का मन करता है।
मरने का मन क्यों नहीं करेगा, जब अपने ही धोखेबाज हो।